नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। एक बार पुनः मेरी तरफ से सभी को शुभाशीष। देखिए, हमने इससे पहले जो हमारी 3 क्लासें दी थी, हमने उसमें अपने पाठ का जो है अध्ययन किया था और उसके प्रश्न उत्तरों का अभ्यास किया था। आज मैं हिंदी व्याकरण में आपको एक छोटा सा हमने उप विषय लिया है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसको अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आए और आप पूरा प्रयास करेंगे समझने का। तो आज हमारा कक्षा 9 विषय हिंदी में व्याकरण भाग, जिसका शीर्षक मैं आपको शब्द एवं पद। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण भाग में शब्द एवं पद। तो देखिए, सबसे पहले हम परिचय करते हैं कि शब्द एवं पद क्या होते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, भाषा के निर्माण की प्रमुख इकाई वर्ण शब्द है। वर्ण वर्ण क्या होते हैं? जैसे क, वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं अलग अलग, वह वर्ण कहलाते हैं। जैसे क हो गया, ख हो गया, घ हो गया, त हो गया, त हो गया। तो ये सब जो होते हैं वो भाषा के निर्माण की प्रमुख इकाई वर्ण और शब्द है। जब हम किसी भाषा को बनाते हैं, किसी भाषा को हम तैयार करते हैं, तो उस भाषा में हमें वर्णों की आवश्यकता पड़ती है और वर्णों को जब हम एक मात्र लाइन में लिख देते हैं तो वे शब्द बन जाते हैं, है ना। तो भाषा के निर्माण की प्रमुख इकाई वर्ण शब्द है। इन्हीं के व्यवस्थित संयोग से भाषा निर्मित होती है। भाषा कैसे बनती है? सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न उठता है कि भाषा कैसे बनती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि भाषा, जैसे हम बचपन से जब हम तृतीय या चतुर्थ कक्षा में थे तो हम पढ़ते आ रहे थे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण होती है और वर्णों के जो है खंड नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये सबने पढ़ा है। तो इन्हीं के व्यवस्थित संयोग से जब हम वर्णों को शब्दों में संयोजित कर देते हैं और व्यवस्थित तरीके से इनको लगा देते हैं तो भाषा निर्मित होती है, जिसके माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। अब भाषा जब तैयार हो जाती है तो हम अपनी भाषा के माध्यम से अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। भाषा 2 प्रकार की हो सकती है, मौखिक भाषा भी हो सकती है और लिखित भाषा भी हो सकती है। मौखिक भाषा में हम हमारे मुख से जो विचार निकलते हैं या जो बात निकलती है वो मौखिक है, और जो हम लिखकर प्रकट करते हैं वो लिखित भाषा होती है। तो हम यहाँ पर भाषा को कह सकते हैं जो हमारी सांस्कृतिक या जो हमारी भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, वह भाषा की मूल इकाई वर्ण है। वर्ण के परस्पर सुनियोजित मेल से शब्द बनते हैं। अब आपको मैंने पहले बताया कि वर्ण जो होते हैं उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, और वर्णों को जब हम सुनियोजित कर लेते हैं, जब उनका मेल हो जाता है तो उससे हम शब्द बना लेते हैं। जैसे क हलन प्लस म हलन प्लस ल हलन, जब हम इन तीनों को मिला लेंगे वर्णों को तो ये बन गया हमारा कमल। तो मेल से शब्द बनते हैं। इनका सार्थक होना आवश्यक है। सार्थक अर्थात उनका अर्थ निकलना आवश्यक। तो इसका परिचय एक बार मैं आपको दोबारा समझाती हूँ कि भाषा के निर्माण की प्रमुख इकाई वर्ण शब्द है। इन्हीं के व्यवस्थित संयोग से भाषा निर्मित होती है, जिसके माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। भाषा की मूल इकाई वर्ण है। वर्ण के परस्पर सुनियोजित मेल से शब्द बनते हैं। इनका सार्थक होना आवश्यक है। तो आपको जो इतना परिचय दिया गया उससे आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि हम वर्णों को मिलाते हैं और वर्णों को मिलाने के बाद में शब्द बनते हैं, और शब्द का मतलब कि उनका कोई ना कोई सार्थक जो है होना आवश्यक है, वरना वो शब्द नहीं माना जा सकता। समझ में आ गई बात? अब आगे देखिए, हम सीधी सी इसकी डेफिनेशन करेंगे कि वर्णों के परस्पर मेल को शब्द कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा निर्मित होती है। यहाँ समझ में आई बात? हम जैसे हमेशा सिंपल वे में पढ़ते हैं कि वर्णों को मिलाकर के शब्द बनता है, शब्दों से हम वाक्य को तैयार करते हैं
और वाक्य से हम जो है हमारी भाषा जो है वो निर्मित हो जाती है। जैसे हमने क लिया, म लिया और ल लिया, तो हमने बना दिया इसको मिला करके कमल। ठीक है, तो ये बन गया हमारा शब्द। अब हमने कहा जा कमल बाजार जा, तो ये हमारा वाक्य बन गया। और इन वाक्यों से हमारी भाषा जो है वो निर्मित हो गई है। शब्द की परिभाषा देखिए, वर्ण की परिभाषा आपको पहले से ही आती है। हम एक बार फिर उसको जो है दोहरान कर लेते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब हम पढ़ेंगे शब्द की परिभाषा। शब्द क्या होते हैं, समझ में आ रही है कि वर्णों के परस्पर सुव्यवस्थित क्रमबद्ध सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द की डेफिनेशन क्या है, वर्णों के परस्पर, अर्थात हम वर्णों को जब मिलाएंगे तो वह जो है सुव्यवस्थित होगा और क्रमबद्ध तरीके से जब हम उसके सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, सुंदर, पुष्प, क, म, ल, इन तीनों को मिलाइए तो कमल बन गया, ये एक शब्द वर्ड बन गया। क में ऊ की मात्रा लगाई सु, न, हलंती, द और र, इनको जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सुंदर। प से ऊ की मात्रा लगाइए पु, श हलंती षट्कोण और प, तो ये क्या बन गया, पुष्प। तो इस प्रकार से वर्णों के परस्पर सुव्यवस्थित जो क्रमबद्ध सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल अर्थात उसका कोई अर्थ होना चाहिए। तो आपको परिचय और शब्द की परिभाषा मेरे अनुमान से शायद समझ में आ गई होगी। अब आगे हम करते हैं पद। पद क्या होता है, मैं आपको अगर सरल भाषा में बताती हूँ तो पद, जब हम शब्द से वाक्य बना लेते हैं, उन शब्दों को हम वाक्य में प्रयुक्त कर लेते हैं तो वह पद कहलाते हैं। जैसे जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाए तो वह पद कहलाता है। यहाँ पर बेटा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम वर्णों से शब्दों को बना रहे हैं और शब्द से जब हम उसको किसी वाक्य में प्रयुक्त कर लेते हैं, किसी वाक्य में काम में ले लेते हैं तो वह पद कहलाता है। तो पुस्तकीय भाषा से इसकी जो परिभाषा है वो क्या होगी, जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाए तो वह पद कहलाता है। समझ में आया। पद में प्रयुक्त शब्द का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है। अब स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पद में अगर हम एक एक शब्द का अर्थ लेते हैं तो वह पद नहीं है। हमें पूरे पद को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा कि ये पद क्या है। तो पद में प्रयुक्त शब्द का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है, वह भाषा के नियम में बनकर कारक की विभक्ति से युक्त हो जाता है। आपने कभी देखा, आपने वाक्य बनाए, समझ में आ रही है मेरी बात सबको, कि आपने कभी वाक्य बनाया तो आप कभी देखना कि इस वाक्य को अगर हम अलग अलग तोड़कर करेंगे तो वो हमारे मतलब का नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। परंतु हम व्याकरण के नियमों में बंधकर, अर्थात हम कारक, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, इन सब कुछ भी हो सकता है व्याकरण में, तो नियमों में बनकर कारक की विभक्ति से युक्त हो जाता है। वाक्यानुसार यह अलग अर्थ भी जो है प्रकट करता है, अर्थात शब्द रूप बताता है। समझ में आया। पद किसे कहते हैं, जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाए। यहाँ पर क्लियर है बात कि किसी शब्द को जब हम वाक्य में लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कमल, सुंदर, फूल अलग अलग लिया, अब हम इन शब्दों को एक वाक्य में हमने बना लिया तो वह पद हो गया। अब पद में जो प्रयुक्त शब्द का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे कमल है तो इसका अलग अर्थ निकलेगा, सुंदर है तो इसका अलग अर्थ निकलेगा, नहीं। ठीक है, तो वह भाषा के नियमों में बंधकर कारक की विभक्तियों से युक्त हो जाता है। वाक्यानुसार वह अलग अर्थ भी प्रकट करता है, अर्थात शब्द रूप बनता है। समझ में आया। अलग अर्थ कैसे प्रकट करता है, अलग अर्थ, जैसे अभी अपने यहाँ पे अपन अभी एक एग्जाम लेके चलते हैं, एग्जाम्पल जैसे कमल, सुंदर, पुष्प। अब हम इसको अलग अलग शब्द में करेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि कमल का फूल है, सुंदर है ना, पुष्प है, तो ऐसे अलग अलग हमें समझ में आ रहा है। परंतु जब हम इसको पद में डालेंगे, पद बनाएंगे, तो व्याकरण की दृष्टि से जो है वो अलग अलग शब्दों का कोई रूप नहीं बनता, अर्थात कोई अर्थ प्रकट नहीं होता। समझ में आ गई बात। अब देखिए पद की परिभाषा, हम क्या कहेंगे,
व्याकरणिक नियमानुसार वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो है पद कहलाता है। समझ में आई बात कि व्याकरणिक नियमानुसार अर्थात जो व्याकरण है उसके नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो है वह पद कहलाता है। हमने एक वाक्य लिया, उस वाक्य में हमने शब्दों को लिया और शब्दों के बाद हमने उससे एक वाक्य जो है बना दिया, तो वह क्या हो गया? पद हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। अब शब्द जो है, जैसे देखो व्याकरणिक नियमानुसार वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। जैसे कमल एक सुंदर पुष्प है, समझ में आ गई बात कि यहाँ पर यह जो है वो पद बन गया। उपयुक्त वर्णन के अनुसार शब्द एवं अर्थ की निम्न विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त होता है। उपयुक्त वर्णन के अनुसार शब्द एवं अर्थ की निम्न विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त होता है। कैसे होता है? देखो, शब्द की विशेषताएं, सबसे पहले हम शब्द की विशेषताएं करेंगे कि क्या होती है। जैसे वर्णों का क्रमबद्ध समूह शब्द होता है। पहली बात, वर्णों का क्रमबद्ध समूह शब्द होता है। जब हम वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से उसका एक समूह बना लेते हैं, जैसे क म ल, तो ये बन गया कमल। ठीक है, उसके बाद सेकंड, शब्द का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जब हम शब्दों को बनाते हैं तो उसका अपना महत्व होता है। थर्ड, शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है, अर्थात इसका एक विशेष अर्थ जो है वो निकलता है। फोर्थ, शब्द जो है वो विभक्ति रहित होता है। जब हम इसको पद में लाते हैं तब यह जो है पद बनता है, और उससे पहले जो है शब्द विभक्ति रहित होता है। हम व्याकरणिक ज्ञान या हम कारक का प्रयोग कब करते हैं? जब हम वाक्य बना लेते हैं। समझ में आ गई बात। तो जो फर्स्ट था वो शब्द का क्रमबद्ध समूह शब्द होता था, एंड सेकंड शब्द का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। थर्ड, शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है, और शब्द विभक्ति रहित होता है। तो ये तो हो गई शब्द की जो है विशेषताएं। अब उसके बाद में देखिए पद की विशेषताएं। पद क्या होता है? पद वह होता है जब हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करें। जब शब्द लेते हैं और शब्दों को हम लोग वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो वह पद बन जाता है। समझ में आ रही है बात? पद बन जाता है। तो यहाँ पर जो हम पद, यस, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने अभी पढ़ा था कि शब्द की जो विशेषताएं होती हैं, नंबर 1 कि वह वर्णों का जो है क्रमबद्ध समूह शब्द होता है। सेकंड, शब्द का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। थर्ड, शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है। फोर्थ, शब्द जो है वो विभक्ति रहित होता है। अब यहाँ पे चारों जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो रहे हैं कि वर्णों का जब हम क्रमबद्ध समूह बनाएंगे तभी हमारे पास शब्द आएंगे। जैसे कमल सुंदर पुष्प है। ओके। सेकंड है शब्द का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जब हम इसको पद में ला देते हैं या इसको वाक्य में ला देते हैं तो इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है, क्योंकि वो वाक्य में जुड़ गया। अगर हम इसका शब्द में लाते हैं तो ये स्वतंत्र अस्तित्व होता है। मतलब जैसे कमल है तो कमल का फूल है, या कमल कोई संज्ञा भी हो सकती है, इस तरीके से। थर्ड ये कि शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है, कोई ना कोई उसका जो है विशेष अर्थ होता है। फोर्थ, शब्द जो है वो विभक्ति रहित होता है। जब हम इसको पद में लाएंगे तो ये क्या बनेगा? कारक। व्याकरणिक ज्ञान का हमें साथ में लाना पड़ेगा। परंतु जब ये विभक्ति रहित होता है तो ये शब्द होता है, और जब इसको कारक में या हम व्याकरणिक दृष्टिकोण से करेंगे तो आप लोग जो है इसको शब्द को करेंगे। समझ में आ गई बात? अब आगे देखिए पद की विशेषताएं। पद की विशेषताएं क्या है? पद पद क्या है? यहाँ पे हम लोग करेंगे कि पद क्या होता है। तो देखो, जब हम शब्दों को वाक्यों में परिवर्तित कर देते हैं और वाक्य से हम उसका कोई सार्थक अर्थ निकालते हैं तो वो पद बन जाता है। तो सबसे पहले हमें पद में क्या देखना है कि वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द है वह पद कहलाता है। हम पर्टिकुलर एक एक शब्द को अगर लेंगे तो वो पद में नहीं आएगा, परंतु जब हम उसका कोई सार्थक अर्थ कर देंगे शब्द का तो वह पद कहलाएगा। समझ में आई? सेकंड जो है इसका पॉइंट आता है कि वाक्य में व्याकरण के नियमों में बध है। जब हम, जैसे मैंने पहले ही बताया कि शब्द जो होते हैं उनका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है,
परंतु जब हम उसको वाक्य में प्रयुक्त कर लेते हैं तो व्याकरण के नियमों में वो बंध जाता है। कैसे बंध जाता है? जैसे कारक विभक्ति आ सकती है, संज्ञा आ सकती है, सर्वनाम आ सकता है, कोई भी जो व्याकरणिक नियम होते हैं हम उनमें बंध जाते हैं। इसलिए वाक्य में जो व्याकरण के नियमों में बद्ध है, पद जो है वो वाक्य के नियमों में बद्ध है। थर्ड जो हमारा है वो वाक्य अनुसार उसका अर्थ बदल जाता है। हमने जब वर्ण पढ़ा तो हमने लिखा कि वर्ण जिससे शब्द बनते हैं और शब्द के अंदर उसका स्वतंत्र अर्थ होता है, परंतु जब वो वाक्य में आ जाते हैं तो उनका जो है स्वतंत्र अर्थ नहीं रहता। और जब हम वाक्य को पूर्ण कर लेते हैं, अगर उसका कोई सार्थक अर्थ है तो ही वह क्या होगा? पद बन जाएगा। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई? हमने पढ़ा कि पद क्या होता है। तो पद वो होता है जो हम नियमानुसार वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, अलग अलग पढ़ा था। पहले वर्ण हमने पढ़ा कमल, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा एक, सुंदर, फिर पुष्प। तो कमल, सुंदर, पुष्प ये तीनों देखो अलग अलग है। अगर हम वर्णों में लेते हैं तो का हलंतिक, मा हलंतिक और ला हलंतिक। अब इन तीनों को हम स्वर से मिला देंगे तो ये वर्ण बन गया। क्या बन गया? क म ल, कमल। समझ में आ गई बात? सुंदर, क उ द र अनुस्वार, तो ये हो गया। तो यहाँ पर हमने इतनी चीजों को जो है वो पढ़ा। क्लियर है? आपके शब्द की विशेषताएं आपको बताई गई, पद बताया गया आपको। ठीक है, उसके बाद में जो फोन नंबर, लड़का, लड़के, लड़कों, लड़कपन आदि। समझ में आई बात? लड़का, लड़के, लड़कपन आदि। उसके बाद में एग्जाम्पल देखिए, जैसे टहलना एक क्रिया शब्द है, इसे वाक्य में प्रयुक्त किया जाए तो टहलना क्या है? टहलना जो है वो एक शब्द है। वाक्य में प्रयुक्त करेंगे क्या बनेगा? तो देखो, टहलने का एक वाक्य बनाइए, आप भी बना सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यहाँ रेखांकित शब्द संज्ञा पद के रूप में प्रयुक्त है। समझ में आ गई बात? उसके बाद में दिल्ली राजधानी भारत, देखो अलग अलग है। दिल्ली राजधानी भारत एक शब्द है, तो दिल्ली किसकी राजधानी है? भारत की। इसको पद बनाओ तो दिल्ली भारत की राजधानी है। कई बार आपको क्वेश्चन भी आएगा कि पद का परिचय दीजिए। अब पद का परिचय कैसे दिया जा सकता है? आपको इसमें जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सारी संज्ञाओं को निकालना पड़ेगा कि दिल्ली क्या है, भारत क्या है, राजधानी क्या है। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो आज जो है हमने पढ़ा, अब हम इसके कुछ प्रश्न करेंगे। उससे पहले हम जो है इसकी देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने सबसे पहले जो है परिचय पढ़ा कि हम शब्द किसे कहते हैं और वर्ण किसे कहते हैं। तो हम आसान या सरल भाषा में जो हमें हमेशा सुगमता से हम जिसको अपना लेते हैं, उस भाषा में मैं आपको बताऊं तो वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके खंड नहीं किए जा सकते या जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे क हलंतिक, म हलंतिक और ल हलंतिक। ओके। उसके बाद में हमने पढ़ा शब्द। अब शब्द क्या होता है? जब वर्णों के मेल से कुछ सार्थक अर्थ निकलता है वह शब्द होता है। जैसे हमने मिलाया कमल, कमल, कमल बन गया। सुंदर, पुष्प। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो शब्द है। शब्द की परिभाषा क्या होती है? जब हम वर्णों के परस्पर मेल को कर देते हैं तो वह शब्द होते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि वर्णों के परस्पर सुव्यवस्थित क्रमबद्ध सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। समझ में आ गया? फिर हमने पद पढ़ा। पद में मैंने आपको बताया कि व्याकरणिक जो नियमानुसार वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो है वो पद कहलाता है। उसके बाद में हमने विशेषताएं पढ़ी शब्द की, कि शब्द में जो वर्ण है वो क्रमबद्ध समूह शब्द होता है, शब्द का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है और शब्द जो है वो विभक्ति रहित तो होता है। उसके बाद पद की विशेषताएं पढ़ी।
पद में हमने पढ़ा कि जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द है वो पद है, वाक्य में व्याकरण के नियमों में पद है, वाक्य अनुसार उसका अर्थ बदल जाता है। यह विभक्ति युक्त होता है, जब पद बन जाएगा तो विभक्ति आएगी, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, लड़कपन आदि। टहलना एक क्रिया शब्द है, इसे वाक्य में प्रयुक्त किया जाए तो टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यहाँ रेखांकित संज्ञा के पद के रूप में प्रयुक्त है। समझ में आ गई बात? एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, दिल्ली, राजधानी, भारत, अलग अलग शब्द है, इनको आप क्रमबद्ध तरीके से लगाइए ताकि ये सार्थक हो जाए। तो दिल्ली भारत की राजधानी है। चलिए अब हम जो है इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो हमारा जो यह टॉपिक है शब्द और पद, इसको हम यहीं विराम देते हैं और अब आपसे कुछ डिस्कशन करते हैं। ओके, और हम अब आगे या तो चैप्टर के साथ मिलते हैं या व्याकरण भाग के साथ में मिलते हैं। तो धन्यवाद, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अब कुछ प्रश्न उत्तर जो है वो आपसे पूछे जाए। ओके, तो हमने आज पढ़ा शब्द एंड पद, तो हम यहीं विराम देते हैं हमारे व्याकरण का आज एक जो टॉपिक हुआ उपविषय को। अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, बाय।